हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 परीक्षा के लिए निर्धारित नए सिलेबस को निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं, छठी यूनिट भी हमारी लगभग समाप्त होने को है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोचते होंगे कि सर एक दिन में 2-3 वीडियो डाल दिया करो। देखिए, मैं प्रशासन का एक अंग हूँ और मुझे प्रशासनिक काम भी करने होते हैं। उसके बाद ये जो टेक्निकल समस्याएं आ जाती है वॉइस की और इन सबको भी देखना होता है। इस कारण से मैं ज़्यादा वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, प्रयास में हूँ कि एक दिन में मैं 2 वीडियो आपको अपलोड करके दूँ। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम कमर्शियल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो नीचे के टॉपिक्स हैं आरबीआई, सेबी, कमर्शियल बैंक, इनसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये गलतफहमी है। एग्जामिनर के दिमाग में ये टॉपिक ज़्यादा स्ट्रांग होंगे क्योंकि वो पहले से इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन बनाते आया है, तो इनसे भी क्वेश्चन आने के चांस उतने ही रहेंगे जितने ऊपर के टॉपिक से हैं या इस सिलेबस में ऊपर के हिस्से से है। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आपको याद होगा, ये पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वित्तीय संस्थाओं में रिजर्व बैंक हम पढ़ चुके हैं। वाणिज्यिक बैंक आज का मूल टॉपिक है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। आप लोग सिलेबस को अच्छे से याद कर लें। बार बार मैं कहता हूं, आज ही या कल हम इस पूरे लाइन को खत्म करके इस यूनिट को खत्म करेंगे और फिर इसके भी एमसीक्यूज हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैं 50-50 क्वेश्चंस के रूप में एमसीक्यू इसके भी आपको करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। इसका पीडीएफ अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसमें छोटी छोटी कुछ न कुछ मिस्टेक्स बार बार दिखाई देती है, उसको संशोधित करने में फिर टाइम लग जाता है, लेकिन आज मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स रहे वो आप इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है, बाकी उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का मूल टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक। क्या होता है वाणिज्यिक बैंक? देखो, वाणिज्यिक बैंक दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहले अर्थ समझ लेते हैं हम। वाणिज्यिक बैंक का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक, अगर इन्हें मैं इंग्लिश में बोलूं तो मुझे बोलना पड़ेगा कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल शब्द का ही, या वाणिज्य शब्द ये जो शुरू में लगा हुआ है, वाणिज्य या जो शब्द लगा हुआ है कमर्शियल, कमर्शियल एक्टिविटीज या कमर्शियल जो गतिविधि होती है उसका अर्थ ही व्यावसायिक होता है। अर्थात वैसी बैंकें जो व्यावसायिक रूप से बैंक का काम करती हैं, वे व्यावसायिक बैंक कहलाती हैं। अगर मैं इसको और सरल करूं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी बैंक जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक की सेवाएं क्या होती हैं? बैंक की सेवाएं हमारे द्वारा जो पैसा जमा किया जाए वो स्वीकार करना और लोगों को ऋण के रूप में पैसे उधार देना, ये दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। एक तो सदस्यों के बैंक खाते खोल करके उन्हें रुपए जमा करने, पैसे जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराना, और दूसरा होता है ऋण प्रदान करना। ये बैंकिंग सेवाएं कहलाती हैं। तो कमर्शियल बैंक की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ लो। अगर परिभाषा समझ गए तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। वाणिज्यिक बैंक का क्या अर्थ होता है? वाणिज्यिक बैंक का अर्थ होता है कि ऐसा कोई बैंक जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग सेवाएं देता हो, अर्थात लोगों का पैसा जमा करता हो और ऋण के रूप में पैसा उधार देता हो, ऐसे बैंक को हम क्या कहेंगे? वाणिज्यिक बैंक। आपको दिमाग में परिभाषा समझ आ गई होगी कि वाणिज्यिक बैंक क्या है ये, क्योंकि एक कोई बैंक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। वाणिज्यिक बैंक कोई एक बैंक का नाम नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो वाणिज्यिक बैंक शब्द का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। अब परिभाषा पे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं देती हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यवसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक कहते हैं। देखो, तीन नाम हो गए, या तो वाणिज्यिक बैंक कह दो, या व्यवसायिक बैंक कह दो, या व्यापारिक बैंक कह दो। अन्य शब्दों में देखते हैं। व्यापारिक बैंक वह संस्थाएं होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है और जब लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें उधार देती हैं। ऐसा काम, देखो सीधे एक लाइन में बोलना हो तो ऐसा कोई भी बैंक जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग सेवाएं देता हो वो क्या कहलाएगा? वाणिज्यिक बैंक कहलाएगा। वाणिज्यिक बैंक का अर्थ सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसकी जो
अधिनियम के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो एक बार और बताता हूं आपको। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण फिर हम पढ़ेंगे। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के पंजीकृत बैंकों को वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा दी जाती है। इन बैंकों को भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा शासित किया जाता है। क्या किया जाता है? 1949 के अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है। दो बातें हो गई। देखो, ऐसे सभी बैंक जो कि ये वाले अधिनियम भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं और जिनका शासन भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक। सीधे तौर पर यह परिभाषा कठिन पड़ेगी, लेकिन आपको यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंकों का नियमन किन अधिनियम के माध्यम से होता है? तो आंसर होगा भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम 1949 का जो अधिनियम है। हमारे भारत में केवल 2 बैंकिंग अधिनियम है, याद रखना। एक है रिजर्व बैंक अधिनियम। रिजर्व बैंक अधिनियम ये 1934 में बना था, 1934 में। तो रिजर्व बैंक के जो सारे काम होते हैं वो इस अधिनियम से नियमित होते हैं। और एक अधिनियम बना भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम, यह 1949 में बना, 1949 में बना। तो आरबीआई को छोड़कर देश के जितने भी बैंक है वो सब इस अधिनियम के तहत विनियमित होते हैं या उनका संचालन इस कानून के तहत होता है। पहला कॉन्सेप्ट हमने परिभाषा या अर्थ समझा, दूसरा ये किस कानून से संचालित होते हैं ये समझा। अब हम इनके वर्गीकरण पर फोकस करते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों में कौन कौन से बैंक आते हैं। देखिए, वाणिज्यिक बैंकों में अनुसूचित बैंक भी आते हैं, गैर अनुसूचित बैंक भी आते हैं। तो ये एक प्रकार का वर्गीकरण हो गया कानूनी आधार पर। दूसरे तरीके से कर लेते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं और पेमेंट बैंक भी आते हैं। तो ये जो 5 वैरायटी के बैंक हमने बताए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ, गैर अनुसूचित बैंक हुआ, अनुसूचित बैंक हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको आरआरबीज कहा जाता है ये हुआ, या पेमेंट बैंक हुआ, ये सब के सब कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सरकारी हो या निजी हो, वे सभी बैंक जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं या बैंकिंग सेवाएं देते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। देखो, इसका वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर हम इसको चाहें तो ऐसे बांट दें कि सरकारी बैंक और निजी बैंक, लेकिन दोनों के दोनों ही कमर्शियल कहलाएंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक का स्वामित्व के आधार पर, क्या कहें हम, कमर्शियल बैंक को स्वामित्व के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक सरकारी बैंक और एक निजी बैंक, ऐसे भी बांट सकते हैं। तो ये जो निजी बैंक होते हैं, ये निजी हो या ना हो, ये निजी हो या सरकारी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो है कमर्शियल, तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, सरकारी भी और निजी भी। इनको एक तरीके से ऐसे भी बांट दिया जा सकता है कि 1949 के अधिनियम के तहत या आरआरबी एक्ट के तहत इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। अनुसूचित बैंक कह सकते हैं, अनुसूचित या फिर गैर अनुसूचित, इस नाम से भी जान सकते हैं आप। तो ये भी इसका एक प्रकार ही होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों बैंक अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों कहलाएंगे तो कमर्शियल के हिस्से। इसलिए हमें अनुसूचित बैंक भी पढ़ने हैं और गैर अनुसूचित भी पढ़ने हैं, सरकारी भी पढ़ने हैं और निजी बैंक भी पढ़ने हैं। और उसके तहत और जो वेराइटीज ऑफ बैंक आते हैं, जैसे आरआरबीज आते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, जैसे पेमेंट बैंक नया कॉन्सेप्ट आया है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नया कॉन्सेप्ट आया, वे सब भी कमर्शियल बैंक के हिस्से होते हैं। तो आपको याद रखना है, हमारे देश के सारे अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और पेमेंट बैंक, ये सब कहलाते हैं कमर्शियल बैंक। इसलिए आपके सिलेबस में एक शब्द लिख दिया कमर्शियल बैंक, तो जिसका अर्थ निकला कि आपको अनुसूचित बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये सारे बैंक भी पढ़ने हैं। और आपको गैर अनुसूचित बैंक जो इसके अलावा है, जो निजी बोल सकते हैं, जो सूचित नहीं है, उनको भी पढ़ना है। तो ये सारे भी पढ़ने हैं। साथ में जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के, पेटीएम पेमेंट बैंक के, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। तो ये भी आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं।
पहले हम अनुसूचित गैर अनुसूचित वाले टॉप पॉइंट को क्लियर कर लें। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण, ये फुल टॉपिक है। संवैधानिक या स्वामित्व के आधार पर इनको दो अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित रूप में बांटा जाता है, जबकि स्वामित्व के आधार पर इन्हें निजी बैंक और सरकारी बैंक, ऐसे दो आधार पर बांटा जा सकता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि निजी और सरकारी भी कमर्शियल हैं और अनुसूचित और गैर अनुसूचित भी कमर्शियल है। अब हम आगे बात करना शुरू करते हैं कि अनुसूचित क्या होता है और गैर अनुसूचित क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, संवैधानिक स्थिति या कानून में वर्णन के आधार पर इनको दो भागों में बांट सकते हैं। बैंकों को, पूरे भारत की बैंकों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है अनुसूचित बैंक और दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक। चलो समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखो, पहला हम समझते हैं अनुसूचित बैंक क्या होता है। अनुसूचित बैंक का कॉन्सेप्ट समझ लो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनिए। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हो, साथ ही जिनकी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित कोष का योग कम से कम 5 लाख रुपए हो, वे बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए। वे सभी बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की अनुसूची 2 में या दूसरी अनुसूची में, अनुसूची सेकंड या दूसरे नंबर की अनुसूची में जिन जिन बैंकों का नाम लिखा रहता है वे कहलाते हैं अनुसूचित बैंक, और जिनका नाम नहीं लिखा रहता है वे कहलाते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक होने से कुछ बदल जाता है क्या, कुछ चीजें मिल जाती हैं क्या? तो कुछ लाभ मिलते हैं और कुछ नियम पालन करने होते हैं। ये दो चीजें होंगी। अनुसूचित बैंकों को कुछ विशेष लाभ मिलेगा और कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब हम वो दोनों देख लेते हैं। अनुसूचित बैंक आरबीआई के साथ नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखते हैं। आपको पता है, मैं पिछले लेक्चर में नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR पढ़ा चुका हूं, कैश रिजर्व रेशो। वह पैसा जो किसी भी बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा नगद रूप में, वह कहलाएगा CRR। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के पास अपना CRR जमा करवाना होता है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर एक स्लाइड होने के बाद थोड़ा सा हट जाया करें, मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना होता है तो मैं अब हट जाया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अनुसूचित बैंकों की पहली पॉइंट समझ में आई होगी आपको। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(6) के मानदंडों का अक्षरशः पालन करते हैं। देखो, आरबीआई एक्ट में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत सारे मानक बताए गए हैं, बहुत सारे मापदंड बताए गए हैं। तो उस मापदंड का वर्णन है धारा 46 में। कहाँ है? धारा 42(6) में। इस मानदंडों का पालन इसको करना होता है। वो कौन कौन से मानदंड होते हैं? वो मानदंड होते हैं, पहला, अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती है। वो सुविधाएं भी हम पढ़ लेते हैं और वो मानदंड भी पढ़ लेते हैं। अनुसूचित बैंक आरबीआई से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के पात्र होते हैं। जब भी किसी अनुसूचित बैंक को पैसा चाहिए होगा तो वह आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उसे ऋण दे देगा। ये इनकी पहले लाभ होते हैं। अनुसूचित बैंक स्वतः समाशोधन गृह के सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं। समाशोधन गृह क्या होता है? वो स्थान जहां से सब बैंकों के ट्रांजैक्शंस का क्लियरेशन होता है। जैसे मान लो, मैं उदाहरण समझाता हूं, समाशोधन गृह क्या होता है। आपने कोई एक चेक लगाया, आपके पास आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपने अपने अकाउंट में एचडीएफसी बैंक का एक चेक लगा दिया। तो अब ये बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी का चेक कैसे क्लियर करेगा? नहीं कर सकता। ये तो पहले एचडीएफसी से फोन करके पूछेगा या चेक भेजकर पूछेगा कि भैया ये जो चेक है ये मैं इसको क्लियर करूं कि नहीं, ये पैसे इसको दूं कि नहीं। तो इस प्रोसेस में तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया ये चेक भेज देगा कहाँ? समाशोधन गृह में, जहां सभी बैंकों के सर्वर जुड़े हुए हैं, और वहां ये चीज चेक कर ली जाएगी कि उस व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं, ये असली चेक है कि नहीं, उसी के साइन है कि नहीं। अगर ये सब चीजें सही निकलती है तो वो पैसा वहां से काटकर सीधे आपके अकाउंट में डाल देंगे और ये प्रोसेस एक या 2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाता है।
तो ये जहां होता है कंप्लीट उसे कहते हैं समाशोधन गृह। याद रखो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। अगर कोई बैंक इसका सदस्य है तो इसका अर्थ निकलता है कि हाँ वो सही असली बैंक है, वो सारे बैंकिंग कार्यों को संपादित कर सकता है। तीसरी सुविधा है अनुसूचित बैंकों की रिजर्व बैंक में प्रथम श्रेणी के विनियमन को पात्र की पुनर्कटौती को भी सुविधा प्राप्त होती है और इन्हें आरबीआई के पास नगद कोष रखना पड़ता है। सिंपल सी बात है, जब भी इन बैंकों को ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाए, जब उनके पास कैश समाप्त हो जाए, तो तात्कालिक ऋण भी इन बैंकों को मिल सकता है। ये पॉइंट भी याद रखना। अगला, भारत में अनुसूचित बैंकों के प्रकार हमें देखने हैं कि अनुसूचित बैंक में कौन कौन सी बैंकें शामिल होती हैं। देखो, पहले तो राष्ट्रीयकृत बैंक, वो बैंक जो सरकार के हैं राष्ट्रीयकृत कहलाएंगे। देखो, पहले कोई भी बैंक निजी था, जो बाद में सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया या जिसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, तो जिस भी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया हो वो कहलाता है राष्ट्रीयकृत बैंक। तो भारत में अभी वर्तमान में जो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो सब कौन से बैंक कहलाएंगे? वे सब अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। पहला पॉइंट। साथ में विदेशी बैंक जिनकी वर्तमान में संख्या 46 है। तो विदेशी बैंक जब भारत में खुलते हैं तो पहले भारत सरकार से लाइसेंस लेते होंगे, तो वो इन नियमों का पालन करते हैं, इसलिए वो भी उस सूची, भारत का जो अधिनियम है आरबीआई एक्ट की अनुसूची 2 में वर्णित हो जाते हैं, इसलिए उनको भी अनुसूचित बैंक कहते हैं। भारत के जितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिन्हें आरआरबीज कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो भी उस अनुसूची में लिखे हुए हैं, इसलिए ये भी अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। भारत में जितने विकास बैंक हैं वो भी अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और निजी क्षेत्र के बैंक जैसे एचडीएफसी हुआ, जैसे आईसीआईसीआई हुआ, तो ये बैंक भी क्या हो जाते हैं? ये भी अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि सर आपने सारे के सारे बैंक तो अनुसूचित बता दिए, तो गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? देखो, वो छोटे छोटे बैंक जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं वो गैर अनुसूचित होते हैं। मैं आगे उनके बारे में बताता हूं। चलो चलते हैं आगे, उनकी बात करते हैं। गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? देखो, इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना कि राष्ट्रीयकृत बैंक बोला तो वो ये मतलब कि सरकारी बैंकों की बात की जा रही है, निजी बैंक बोला तो प्राइवेट बैंकों की बात की जा रही है। जबकि निजी और सरकारी, ये सरकारी बैंक हो गए, और सरकारी और निजी ये दोनों के दोनों किसमें होते हैं? अनुसूचित हो सकते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और सरकारी और निजी दोनों के दोनों गैर अनुसूचित भी हो सकते हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। तो गैर अनुसूचित क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। ऐसे बैंक जिन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। बहुत सरल सी परिभाषा, जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में जिनका नाम नहीं लिखा है उनको हम क्या कहेंगे? गैर अनुसूचित बैंक। अब इनको भी कुछ हानि होती होगी, कुछ फायदा आरबीआई नहीं देती होगी, और या फिर इनको कुछ अलग प्रकार के नियम पालन करने होते होंगे, तो वो क्या है वो समझते हैं। इन बैंकों को यह सुविधा दी जाती है कि वे नगद आरक्षित अनुपात की रकम को आरबीआई के पास ना रखकर स्वयं के पास रख सकते हैं, ये इनको फायदा मिल जाता है। गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई से दिन प्रतिदिन की गतिविधि के लिए ऋण योग्य नहीं होते। जब इनको दिन प्रतिदिन की गतिविधि के लिए ऋण चाहिए होता है तो आरबीआई इनको नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये उसकी दूसरी अनुसूची के अनुसूचित बैंक नहीं है, इसलिए उनको ये ऋण नहीं देगा। ये इनका नुकसान है। हालांकि आपातकालीन स्थिति में वो ऋण दे सकता है, लेकिन जनरली आमतौर पर वो ऋण नहीं देता है। इन बैंकों की आरक्षित पूंजी 5 लाख रुपए से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये समाशोधन गृह के सदस्य नहीं होते, तो समाशोधन गृह की सदस्यता इनको प्राप्त नहीं होती। ये आरबीआई द्वारा निर्धारित मापदंडों का भी पालन नहीं करते, क्योंकि इनको तो आरबीआई कोई लाभ ही नहीं देता है। तो लाभ नहीं देता है तो फिर ये आरबीआई के मापदंड क्यों पालन करेंगे? वर्तमान में देश में गैर अनुसूचित बैंकों में केवल 3 प्रकार के बैंक हैं। 3 प्रकार के बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो 3 प्रकार। पहला है कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स। आपने देखा होगा ना, हर एक जिले में एक जिला कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो जो कोऑपरेटिव बैंक है वो आरबीआई के नियमों से नहीं चलते हैं, वो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए वो गैर अनुसूचित कहलाते। तो अब शायद आपके दिमाग में कुछ खुल रहा होगा कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित में क्या अंतर होता है। अनुसूचित वो होते हैं जो आरबीआई की अनुसूची, आरबीआई अधिनियम की अनुसूची 2 में वर्णित हैं,
गैर अनुसूचित जो है, जो जिनका वर्णन नहीं है, जो वर्णित अनुसूची वाले हैं, जो अनुसूचित बैंक है, उनको आरबीआई बहुत सारे लाभ देता है, गैर अनुसूचित बैंक को आरबीआई लाभ नहीं देता है। तो पहले जितने कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गैर अनुसूचित बैंक, जिसमें 3 प्रकार के बैंक होते हैं, राज्य स्तर के कोऑपरेटिव बैंक, जिला स्तर के और प्राइमरी स्तर के कोऑपरेटिव बैंक। तो ऐसे 3 प्रकार के जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, गैर अनुसूचित बैंक। तो हमारे देश में गैर अनुसूचित बैंक में केवल 3 ही टाइप के बैंक हैं, राज्य स्तर के कोऑपरेटिव बैंक, जिला स्तर के कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। ये तीनों के तीनों हमारे देश में गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। शायद अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसीलिए हटा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो कौन कौन से हैं। आपको समझ आ गया हमने पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा व्यावसायिक बैंक का अर्थ क्या होता है, फिर व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि जो अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक है वो हमें पढ़ना है। फिर हमने अनुसूचित का अर्थ क्या होता है वो समझा और गैर अनुसूचित का अर्थ क्या होता है ये समझा। अब हम जो भारत में अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में पहले बैंक हैं, जिन्हें राष्ट्रीय बैंक कहा जाता है, जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में 2009 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। इस प्रकार से हमें ये पॉइंट क्लियर रहे कि हमारे यहाँ जो सार्वजनिक बैंक हैं वो कौन कौन से हैं। देखो सार्वजनिक बैंकों की बात कर लेते, पहले मैं इनका विलय वाला पॉइंट बाद में लूंगा क्योंकि विलय में आपका दिमाग हुच-पुच होगा थोड़ा सा, विलय की बाद में बात करते हैं। स्वामित्व के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण एक तो सरकारी और निजी बैंक के रूप में किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया। 2 प्रकार से कमर्शियल बैंक को बांट सकते हैं, सरकारी बैंक और निजी बैंक। ऐसा बोल दो दोनों ही कमर्शियल हो सकते हैं, या फिर अनुसूचित और गैर अनुसूचित बोल दो, वो दोनों भी कमर्शियल हो सकते हैं। क्योंकि जो जिला सहकारी बैंक है वो लाभ के लिए काम, तो सॉरी जो कोऑपरेटिव बैंक है वो लाभ के लिए काम नहीं करेंगे, वो अपने सदस्यों के लिए काम करेंगे, तो वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। अब हम सार्वजनिक बैंक क्या होता है, सरकारी बैंक क्या होता है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इनके विलय की बात करेंगे। जो भारत में सरकारी बैंक है उनकी बात करेंगे। ऐसे बैंक जिसमें सरकार की धारिता 51% से अधिक होती है वे सार्वजनिक बैंक द्वारा कुल बैंक की जमा पूंजी का 91% हिस्से को कवर करते हैं, वो सब सार्वजनिक बैंक कहलाते हैं। बहुत सरल शब्दों में बोलूं, ये परिभाषा तो कठिन लगेगी। ऐसे सभी बैंक, देखो जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक में अगर 51% हिस्सेदारी भारत सरकार की है तो ऐसे सभी बैंकों को हम सरकारी बैंक कहेंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ % शेयर आपके भी हो, मेरे भी हो, लेकिन उसमें अगर 51% की हिस्सेदारी भारत सरकार की है तो वे सब बैंक क्या कहलाएंगे, सरकारी बैंक। निजी बैंक क्या होते हैं, वे बैंक जिनमें निजी फर्म या व्यक्तियों के पास अधिकांश स्टॉक होते हैं या जिनके शेयर अधिकांश एक व्यक्ति या संस्था के पास होते हैं, सरकार के पास नहीं होते, उन बैंकों को हम कहते हैं निजी बैंक। दोनों के एक एक उदाहरण दे दो, 2-2 उदाहरण देख लो। सार्वजनिक बैंक के उदाहरण होंगे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। ये जो बैंक है वो सब सरकारी बैंक कहलाते हैं क्योंकि इनमें 50% से ज्यादा या 51% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत सरकार की है। हमारा एचडीएफसी हुआ, बंधन बैंक हुआ, या इसके जैसे जितने भी बैंक हैं वो सब बैंक कहलाते हैं निजी बैंक, क्योंकि ये किसी व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले, किसी संस्था द्वारा चलाने वाले प्राइवेट बैंक होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भारत में पहले जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, उसकी बातें कर लेते हैं और फिर बाकी अन्य बैंकों की बात करेंगे क्योंकि हमें अब सरकारी बैंकों की बातें करनी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है कौन सा, एसबीआई। याद रखना भारतीय स्टेट बैंक है। अगर सीधे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है तो वो है एसबीआई, क्योंकि सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र में इसी को राष्ट्रीयकृत किया गया था। कब किया था, 1 जुलाई 1955 को। आप सब जानते हैं भारत में 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब कब हुआ अभी हम आगे पढ़ेंगे वो, और कितने बैंकों का हुआ वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले किसका हुआ, तो सबसे पहले एसबीआई का हुआ है। इसलिए पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा कहलाता है, एसबीआई कहलाता है, जो इंपीरियल बैंक के रूप में था पहले और इसका राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई नाम दे दिया गया था।
यहाँ ये कहा जा रहा है कि पहले 1921 में एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको 1955 में राष्ट्रीयकृत कर दिया, मतलब सरकार ने उसको अडॉप्ट कर लिया, सरकार ने अपना बना लिया उसे, राष्ट्रीयकरण करके पहला राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया गया एसबीआई। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। कौन सी तारीख को? 1 जुलाई को। ये पॉइंट याद रखने ला, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई। 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दे दिया। तो शुरू में तो केवल एसबीआई था, बाद में छोटे छोटे 8 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण करके उन्हें एसबीआई के हिस्से बना दिया, जिससे अलग अलग बैंक जन्म ले लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ऐसे 8 और बैंक जन्म ले लिए। पहले तो 8 बना दिए। इन 8 सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर बाद में हमने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर का नाम दे दिया, जिससे स्टेट बैंक के एक स्टेट बैंक और उसके 7 एसोसिएट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। फिर भारत में वाणिज्यिक बैंकों में बैंकों का सामाजिक नियंत्रण या इन बैंकों का विलय कैसे हुआ। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हमने एसबीआई की स्थापना कर ली और एसबीआई को फिर हमने क्या कर लिया, इनका धीरे धीरे विलय कर लिया। तो विलय कैसे हुआ वो पूरी बात अगर आपको समझनी है तो हम समझ लेते हैं। वैसे ये कोई काम की बात नहीं, क्योंकि एसबीआई और उसके एसोसिएट्स अपने आप में धीरे धीरे मिला दिए गए। तो 2009 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय हुआ। 2009 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई में विलय हुआ। फिर 5 शेष रह गए, अभी 7 बचे थे जिसमें से 2 का और विलय हो गया तो 5 बचे। इन 5 बैंकों को और एक नया बैंक खोला था हमने जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक 2014 में। इन सब का विलय 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में कर दिया गया, जिससे अब एसबीआई के सारे एसोसिएट्स खत्म हो गए और एसबीआई अपने आप में एक बैंक बन गया। तो पूरी कहानी क्लियर हो गई। 1955 में एक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जिसका नाम पड़ा एसबीआई। फिर 1959 में हमने 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उसे एसबीआई के एसोसिएट्स बना दिया। फिर बाद में 2017 तक धीरे धीरे हमने सबका विलय करके केवल एसबीआई बना दिया गया, या एसबीआई के एसोसिएट्स का एसबीआई में विलय कर दिया गया। कहानी क्लियर हो गई होगी। एसबीआई की टैग लाइन है विथ यू ऑल द वे। याद रखना, विथ यू ऑल द वे। ये क्या है? एसबीआई का टैग लाइन। खैर सब बैंकों का टैग लाइन याद नहीं करना है, केवल इसका याद कर लो। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा एसबीआई। भारत की जितनी भी असेट्स है उसमें 28% हिस्सेदारी केवल एसबीआई की है, याद रखना। इसलिए भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक हो जाता है एसबीआई। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है? एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, याद रखना। देखो बैंकों के लगभग सारे मुख्यालय मुंबई में ही होते हैं, ये कॉमन बात है। जहां अपवाद है वहां मैं बताऊंगा आपको। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला बैंक भी कौन सा है? एसबीआई। फ्रांस की कार्डियक एस के साथ में मिल करके इसने पहला जीवन बीमा करना शुरू किया था। याद रखना, जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला कमर्शियल बैंक एसबीआई था। विदेश में एसबीआई की सर्वाधिक कार्यालय हैं। 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय एसबीआई के हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है, तो आंसर एसबीआई ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने एसबीआई को स्वयं सहायता प्रोन्नत संस्थान, ये शब्द याद रखना। नाबार्ड जैसा संस्था एसबीआई को किस नाम से जानता है? उसने उपाधि दी है एसबीआई को, स्वयं सहायता प्रोन्नत संस्थान का दर्जा दिया गया है। ये पूरा डिटेल मत समझो, लेकिन इतना याद रख लो कि किस बैंक को नाबार्ड ने स्वयं सहायता प्रोन्नत संस्था का दर्जा दिया है? आंसर होगा एसबीआई को दिया है। तो ये पॉइंट सबको क्लियर रहा होगा। हमने एसबीआई की पूरी बात कर ली। अब हम करते हैं बाकी बचे हुए बैंकों की बात। तो बाकी बचे हुए बैंक में कौन कौन से? बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब बैंकों का शुरुआत कहां से हुआ, कैसे विलय हुआ और कैसे अब वो मर्ज होकर के 12 बन गए, उनकी बात करते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, ये एक पॉइंट याद रखना। बैंकों के सामाजिक नियंत्रण से आशय है सरकार द्वारा बैंकों का नियंत्रण होना।
इसके तहत बैंकों की नीति का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु उनका क्रियान्वयन बैंकों द्वारा किया जाता है। एक टर्म मैंने आपको समझाई, सामाजिक नियंत्रण, बैंकों का सामाजिक नियंत्रण। यह क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि नियम तो सरकार बनाए और पालन वो बैंक खुद कर ले, इसे कहेंगे सामाजिक नियंत्रण। ये नीति कब लागू की गई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1967 में एक कानून बनाकर हमने सामाजिक नियंत्रण लागू किया था। क्या था वो और समझाता हूं। भारत में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव 1967 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जबलपुर अधिवेशन, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है इसलिए याद रखना, नहीं तो ये पॉइंट हटा देता, मैं छोड़ देता। 1967 में एक प्रस्ताव लाया गया। देखो आप समझो कि हमारा देश आजाद हो गया है और भारत के पास केवल दो बैंक है, एक आरबीआई है और एक एसबीआई है। इसके अलावा भारत की सरकार के पास सरकारी बैंक कोई सा भी नहीं है। अब जो बाकी के बैंक है वो सब प्राइवेट हैं और प्राइवेट बैंक लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। सरकार इनको रेगुलेट नहीं करती थी उस समय, इसलिए सरकार ने उनको थोड़ा रोकने, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या प्लान बनाया? सामाजिक नियंत्रण प्लान। ये कब आया? 1967 में जो प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस के जबलपुर अधिवेशन में, ये प्रस्ताव लाया गया कि भैया बैंक जो हैं वो लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए गाइडलाइन या नियम सरकार बनाए, पालन वे खुद करें, ये प्रावधान किया गया। 1967 में विधेयक प्रस्तुत किया गया और एक अधिनियम के माध्यम से हमारी संसद ने 1969 1 फरवरी, याद रखना 1969 1 फरवरी को हमारे देश की प्राइवेट बैंकों पर एक व्यवस्था लागू की जिसे सामाजिक नियंत्रण कहा गया। लेकिन बैंक तो प्राइवेट थे, उन्होंने मानने से मना कर दिया। अब भारत की सरकार का दिमाग खराब हो गया कि भैया देश को अगर ढंग से चलाना है, अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित चलाना है, तो बैंक पर सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। यहाँ 1967 में प्रस्ताव लाए और 1969 में हमने क्या किया? इस नियम को लागू किया, लेकिन बैंकों ने मानने से मना कर दिया, बैंकों ने इसे अप्लाई ही नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति जो है वो विफल हो गई। अब विफल हो गई तो भारत सरकार का हुआ दिमाग खराब कि यार बैंक हमारी सुन नहीं रहे, हम सरकार हैं, तो उन्होंने बैंकों को पकड़कर राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसलिए पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 19 जुलाई, तारीख भी याद रख लेना, 19 जुलाई 1969 को भारत में पहला राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कब किया जाता है? 19 जुलाई 1969 को। यहाँ 14 बड़े बैंक, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण की संज्ञा दी गई और भारत में अब 15 बैंक हो जाते, क्योंकि एसबीआई तो पहले से था आपके पास, 14 और जुड़ गए, तो अब 14 और एक 15 आपके पास बैंक हो गए सरकारी। प्रथम चरण में 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले बैंकों को की लिस्ट बनाई गई और वो जो लिस्ट है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। आपको लिस्ट जो है वो याद कर लेनी है, या तो सामान्य सबके पास लूसेंट किताब है उससे याद कर लेना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैंने यहाँ लिख रखा है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि याद करना है, इसलिए मैंने इसको मिटा ही दिया है कि या आप पढ़ करके याद ना करो। वैसे सामान्यतः लूसेंट से आप याद कर लेना, क्योंकि वो आम किताब है, सबके पास पाई जाती है। तो चाहो तो याद कर लो, चाहो तो याद मत करना। आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया और यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कहलाया। ये याद रखना। तो 2 बार राष्ट्रीयकरण हो गया, पहले एसबीआई था, फिर 14 जुड़ गए तो 15 हो गए और फिर 6 और हो गए, तो 21 बैंक अब भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंक हो गए। ये पॉइंट क्लियर रहा होगा। देखो अब हमारे देश में 21 बैंक हो गए। हमारे देश में एक आरबीआई है, 21 सरकारी बैंक है। अब हम करते हैं धीरे धीरे इन 21 बैंकों को कम करने की कोशिश, क्योंकि आज की तारीख में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या केवल 12 है, जो पहले 21 थी। तो 21 से 12 पर कैसे पहुंची, अब हम ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1993 में एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इस न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया जाता है पंजाब नेशनल बैंक में। तो 21 से एक बैंक कम हो गया, अब 20 हो गए। ठीक है, पहला 21 से हम यहाँ 20 पे आ गए। 21 से कहाँ आ गए? 20 बैंक पे। कौन सा सबसे पहले? 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। 2019 में 1 अप्रैल 2019 को 3 बैंक, विजया बैंक, देना बैंक का विलय
बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। इससे 20 से कितने हो जाएंगे, अब बैंकों की संख्या घट करके 17 रह जाएगी, क्योंकि 20 थे, 20 में से 2 कम हुए, अब ये 17 हो गए। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया पंजाब नेशनल बैंक में। तो फिर और बैंकों की संख्या कम हुई, फिर मतलब 2 बैंक और कम हो जाएंगे। फिर आगे बढ़े, फिर सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया जाता है इसी साल, इसी समय सिंडिकेट बैंक को मिला दिया हमने केनरा बैंक में। फिर आंध्रा बैंक का कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों का विलय कर दिया जाता है यूनियन बैंक में। ये अलग अलग रंग से इसीलिए कलर से दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। देखो यहाँ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया पंजाब नेशनल बैंक में, ये पहला पॉइंट है। फिर हमने सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया केनरा बैंक में, ये दूसरा पॉइंट है। फिर हमने आंध्रा बैंक ऑफ एवं कॉर्पोरेशन बैंक दोनों का विलय कर दिया यूनियन बैंक में, ये तीसरा पॉइंट है। और इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया इंडियन बैंक में, तो ये चौथा पॉइंट है। इस प्रकार हमने जो टोटल 21 बैंक थे उनको धीरे धीरे करके 2020 तक इन बैंकों का विलय करके 21 से संख्या कहां ला दी, 12 पे। आज भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, 12, याद रखना। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। तो याद रखना है जो लास्ट में 7 बैंकों का विलय किया गया या विलय करके इनकी 7 की संख्या कम की गई, इनका विलय कब से प्रभावी हुआ, 1 अप्रैल 2020 से। जो बैंक वाले लोग होंगे उनको तो सब याद है, लेकिन हम जो पीएससी के स्टूडेंट है हमें ये सब चीजें याद नहीं होती है। तो याद रखना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इनको बना करके याद कर लो। फलस्वरूप वर्तमान में देश में सार्वजनिक बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है। देखो अब हमने कहानी समझ ली। पहले हमने समझा राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी बैंक क्या होता है, निजी बैंक क्या होता है, ये दोनों डिफरेंस समझ लिया। फिर हमने भारत में एसबीआई की पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी पढ़ ली। फिर हमने जो बाकी के बचे हुए 21 बैंक थे उनको 21 से 12 कैसे हो गए ये हमने समझा। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। हमारी स्टोरी में एक अगला चरण है पेमेंट बैंक का। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि हम जो कमर्शियल बैंक नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस कमर्शियल बैंक में अनुसूचित बैंक आते हैं, गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, स्मॉल फाइनेंस आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं और पेमेंट बैंक आते हैं। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ते हैं, सॉरी पेमेंट बैंक पढ़ते हैं, फिर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ेंगे और फिर हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पढ़ेंगे। ये भी इसी का हिस्सा है। देखो बाकी के जो यूट्यूब चैनल्स होंगे उन्होंने हो सकता है कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़ दिया हो, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा चुका हूं कि हमारा जो वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक नाम का टॉपिक है उसका एक हिस्सा होता है पेमेंट बैंक, इसलिए अब इसको पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मूल पॉइंट है पेमेंट बैंक, इस पर आ जाते हैं। पेमेंट बैंक को हिंदी में कहेंगे भुगतान बैंक। सबसे पहले ये याद रखो कि हमारे यहाँ एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था नचिकेता मोर समिति। क्या नाम था, नचिकेत मोर समिति। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। नचिकेत मोर समिति का संबंध है भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक से। तो नचिकेत मोर समिति याद रखिएगा। सितंबर 2013 में आरबीआई द्वारा नचिकेत मोर समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और यह समिति कहती है कि हमारे देश में जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो आम आदमी हैं, उनको लोन देने के लिए, उनको बैंकिंग सुविधा देने के लिए भारत में बैंक काम नहीं करते हैं। इसलिए छोटे छोटे बैंकों की स्थापना होनी चाहिए जो केवल और केवल छोटे व्यवसायियों, छोटे लोगों पर ध्यान केंद्रित करे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना हो उनकी। इसको उन्होंने नाम दिया या इनकी समिति में नाम दिया गया निके बैंक। क्या नाम दिया गया, नचिकेता मोर समिति ने बोल दिया नीचे बैंक या निके बैंक, ऐसा नाम दे दिया। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि निके बैंक किन्हें कहा जाता है, तो जो पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक है इन्हीं को निके बैंक कहा जाता है। याद रखना। इनकी सिफारिश के आधार पर आरबीआई ने 2015 में आरबीआई ने नचिकेता मोर समिति की सिफारिश पर आवेदन मांगे पूरे भारत से कि भैया भारत में कौन छोटे छोटे बैंक बनाना चाहता है। तो 41 आवेदन आए हमारे पास। कितने आए, 41 आवेदन। उनमें से जो सही नियमों का पालन करते थे उन 11 को हमने स्वीकृति दे दी कि 11 को हम बैंक की लाइसेंस देते हैं,
आरबीआई ने उन 11 को बैंक का लाइसेंस दे दिया, और जब लाइसेंस दिया तो वो कहाँ शामिल हो गए, आरबीआई एक्ट की धारा अनुसूची 2 में, इसलिए वो भी अनुसूचित बैंक बन गए। याद रखना, यह पेमेंट बैंक आरबीआई बैंकिंग नियमन 1949, याद रखना आरबीआई बैंकिंग नियमन 1949 की धारा 22 के तहत पूर्णतः लाइसेंस प्राप्त वाले संस्था बने और इनकी भी स्थापना कर दी गई। चलिए अब आगे देखते हैं कि इनको कौन कौन सी शक्ति होती है और कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की भांति पेमेंट बैंक भी नगद आरक्षित अनुपात अर्थात सीआरआर और सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर और पूंजी पर्याप्तता और प्रावधानों आदि मानकों को पालन करती है। क्लियर सी बात हो कि जो पेमेंट बैंक है वो भी सीआरआर या एसएलआर, समझ आता है ना आपको, सीआरआर या एसएलआर। सीआरआर वो पैसा जो किसी बैंक को आरबीआई के पास नगद रूप में जमा करना पड़ेगा, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, ये वो पैसा जो आपको अपने पास सोने या विदेशी मुद्रा के रूप में बैंक को खुद के पास रखना पड़ेगा। तो वो सारे नियमों का पालन इनको भी करना होता है। भुगतान बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं जिन्हें कुछ सीमित क्रियाकलाप की अनुमति होती है। देखो जितनी शक्तियां या जितनी ताकत बैंकों को होती है, जितने अधिकार बैंकों को होते हैं, उतने इनको नहीं होते हैं। ये उनमें से आधे अधिकार प्राप्त रखते हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं? यह बैंकों से जमा ले सकते हैं किंतु लोन नहीं दे सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये है कि ये जमा तो कर सकते हैं लेकिन लोन नहीं दे सकते। देखो बैंकों के दो काम होते हैं, हमने देखा था ना, किसी भी बैंक का के दो काम मूल होते हैं, मूलतः दो काम करता है। वो एक तो जमा स्वीकार करता है और दूसरा पॉइंट होता है इस जमा से ही वो लोन दे देता है। तो ये जो पेमेंट बैंक होते हैं, ये पेमेंट बैंक जमा तो स्वीकार करते हैं लेकिन लोन नहीं दे सकते, ये पॉइंट याद रखना। फिर यहां बैंकों का नया स्वरूप है जो आरबीआई के अधीन काम करता है, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट बैंक कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं? तो सारी बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, जैसे नेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं, जैसे एटीएम कार्ड की सुविधा देते हैं, जैसे डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, डेबिट कार्ड की सुविधा देते हैं, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देते हैं। तो ये सारे सुविधा पेमेंट बैंक भी देते हैं, लोन नहीं देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, लोन नहीं देते हैं। ये बैंक लोन नहीं दे सकते, इस कारण से ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रख लेना। केवल बचत खाते एवं चालू खाते में प्रतिमाह 2 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकते हैं। ये पॉइंट को क्लियर कर लो। देखो बैंक दो प्रकार की जमा स्वीकार करती है। कौन कौन सी जमा स्वीकार करती है? एक होते हैं सावधि जमा। कौन सा जमा? सावधि जमा। और एक होता है टाइम्ड या टाइम के साथ जमा। चलो सरल शब्दों में समझाता हूं, बैंकिंग शब्दावली कठिन हो जाएगी। बैंक दो प्रकार से हमारी जमा स्वीकार करते हैं। एक तो आपने जाकर के 10,000 रुपए बैंक में अपने अकाउंट में डाल दिए, वो वाला जमा। एक आप बैंक के पास गए और आपने एक निश्चित समय के लिए, निश्चित टाइम के लिए अपना पैसा जमा कर दिया। जो मान लीजिए यही 10,000 रुपए आपने अगर 5 वर्ष के लिए जमा कर दिए तो इसे कहेंगे हम टाइम्ड जमा। तो ये 5 वर्ष वाला जो जमा है इसे कहेंगे टाइम्ड जमा करने वाला पैसा। ये आपको एफडी के रूप में जमा हो जाता है आपके नाम पर। और ये वाला जो 10,000 है ये सामान्य रूप से किया हुआ सावधि जमा है, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। आपकी इच्छा, आपने आज डाला कल निकाल लो, कल डाला परसों निकाल लो, आज डाला है 5 दिन बाद निकाल लो। लेकिन ये जो टाइम्ड जमा है ये आज डाल दिया तो 5 वर्ष के लिए डाला, 5 वर्ष बाद ही निकाल पाओगे। और अगर बीच में निकालोगे तो आपको उसके बदले में आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एफडी तुड़वाने के पीछे आपको उसके कुछ जुर्माना देना पड़ेगा, कुछ आप पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो ये वाला जो जमा है ये सामान्य बैंक तो करते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक जो है वो पेमेंट बैंक ये वाला टाइम्ड वाला जमा कभी नहीं कर सकते। यही लिखा हुआ है कि केवल बचत खाते और चालू खाते में प्रतिमाह 2 लाख रुपए तक का जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन टाइम्ड जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भुगतान बैंक, और ये जो राशि है 2 लाख रुपए, इसको आरबीआई समय समय पर बदलता रहता है। जब मैंने इसको बनाया तो ये 2 लाख रुपए है, इसलिए मैं ये 2 लाख रुपए कर रहा हूं। ये प्रति व्यक्ति जो है वो 2 लाख रुपए स्वीकार, प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की जमा स्वीकार कर सकता है।
भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। बहुत सरल है, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो लेकर आरबीआई के पास चले आओ, वो जो जो नियम बताए वो पालन कर लो, आप भी पेमेंट बैंक खोल सकते हो। बड़ा आसान है। पहले 5 वर्षों के प्रायोजक हिस्सा जो है वो प्रायोजकों का हिस्सा 40% होना चाहिए। पेमेंट बैंक की 25% शाखाएं ग्रामीण बैंकों में क्षेत्रों में होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये 40% वाला तो छोड़ो, इसका यह अर्थ है कि जब आप पहली बार बैंक की स्थापना करो तो जो प्रायोजक है उसका हिस्सा 40% से कम नहीं होना चाहिए 5 वर्षों तक। दूसरी वाली बात हमसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट बैंक की कितनी प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होना अनिवार्य है? तो पेमेंट बैंकों की 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होना अनिवार्य है, ये पॉइंट याद रखना। आप लोगों ने पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट समझ लिया। पेमेंट बैंक एक नए प्रकार के बैंक हैं जो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश 2013 के आधार पर 2015 में स्थापित किए गए, और शुरुआत में 41 आवेदन आए थे जिनमें से 11 पेमेंट बैंक बना दिए गए। इन पेमेंट बैंकों को जमा स्वीकार करने की शक्ति होती है लेकिन लोन देने की शक्ति नहीं होती। ये टाइम्ड जमा स्वीकार नहीं कर सकते, केवल रेगुलर जमा को स्वीकार कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने क्लियर किया। फिर स्थापना कैसे होती है, किससे संचालन होता है? तो आरबीआई एक्ट 1949 से ये संचालित होते हैं, जिससे सामान्य सभी बैंक संचालित होते हैं उससे ये भी संचालित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसी में लिस्ट समझनी है कि वर्तमान में कौन कौन से बैंक जो हैं वो हमारे पेमेंट बैंक के रूप में बने हुए हैं। देखिए पेमेंट बैंक कौन कौन से हैं वर्तमान में। वर्तमान में लघु वित्त बैंक जो हैं उनके नाम याद रख लो। सबसे पहले कैपिटल फाइनेंस। देखिए वैसे तो इनके नाम हमारे कहीं काम के हैं नहीं, कोई एग्जामिनर ये नहीं पूछने वाला है कि इनमें से कौन से बैंक जो हैं वो पेमेंट बैंक है, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक है या कौन से बैंक है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको याद रखना है केवल आप एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम याद रख लो, आप पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम याद रख लो। ऐसे बैंक जो हम रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे हैं वो याद रह जाएंगे, इसलिए मैं याद बता रहा हूं कि वर्तमान में इनकी संख्या मतलब इनके बारे में केवल इतना याद रख लो कि बेसिक इनके कॉन्सेप्ट क्या है और वर्तमान में कौन कौन से बैंक है, एक दो उदाहरण याद रख लिए जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक और नया कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले तो केवल बैंक हुआ करते थे, फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर एक आ गया पेमेंट बैंक और एक होते हैं क्षेत्रीय बैंक। हम सबके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पेमेंट बैंक पढ़ लिया, अब हम स्मॉल फाइनेंस बैंक या लघु वित्त बैंक की बात करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? भारत में छोटे व्यवसायों, इनकी लिस्ट करनी चाहिए थी पेमेंट बैंक की लेकिन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि अनावश्यक बर्डन होगा, वो आपके दिमाग पे छोड़ दीजिए। भारत में छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म लघु उद्योगों, ये पॉइंट समझिए। भारत में छोटे व्यवसायी, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, किसानों और संगठित क्षेत्र की आबादी जो बैंकिंग क्षेत्र से वंचित है को बुनियादी बैंकिंग और ऋण सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए स्थापित किए गए लघु वित्त बैंक। तो पेमेंट बैंक और लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या है? पेमेंट बैंक केवल जमा करते हैं, पैसा ऋण नहीं देते, उधार नहीं देते। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं? ये उधार भी देते हैं, कि इनका नाम ही है स्मॉल फाइनेंस बैंक। छोटी छोटी बचत लेते हैं और ऋण देते हैं, ऐसे बैंकों को हम क्या कहेंगे? स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं, तो इनका नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। हमारे देश में सारे बैंकों का नियमन रिजर्व बैंक करता है, केवल गैर अनुसूचित कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो। उदाहरण कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका नाम सुना होगा आपने, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन नाम से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष नाम से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये सब बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में आते हैं। ये भी सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव सहित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाले सभी मापदंडों का पालन करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, सीआरआर एसएलआर सबको समझ आता है। वो पैसा जो खुद के पास रखा जाए वो एसएलआर, जो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़े वो सीआरआर, ये इनको पालन करना पड़ेगा। और वे सभी नियम जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं वो सब इन पर लागू होंगे। ये पॉइंट एक बार में याद रख लो। स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 से की जाती है। याद रखना, बैंक की स्थापना की जाती है
कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। हमने बाद में एक नया कानून बना दिया, कंपनी अधिनियम 2013। इससे हम करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना। इसके अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी को लाइसेंस दे दिया जाता है। ध्यान से सुनना, ये पहले एक बैंक नहीं बनती है, ये बनती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आरबीआई लाइसेंस दे देता है लोन देने का या ऋण देने की शक्ति दे देता है, तो वो बन जाती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 25% आउटलेट्स खोलना इनके लिए आवश्यक होता है। इनके लिए भी शर्त है कि भैया अब जब आप खोल ही रहे हो तो 25% आपके आउटलेट ऐसे एरिया में होने चाहिए जहां अभी वर्तमान में बैंक नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां बैंक की पहुंच नहीं है, वहां आप वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए खोलेंगे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो पहला पॉइंट आएगा उसमें जनधन खाते खोलना, दूसरा पॉइंट आएगा उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना, तीसरा पॉइंट आएगा पेमेंट बैंक खोलना, और चौथा उसके मन से कुछ तो भी डाल देगा, तो वो जो चौथा डाला जाएगा वो गलत रहेगा। ये जो हमने पढ़े ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। भारत में पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल लोकल एरिया बैंक जालंधर था, याद रखना। भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में स्थापित किया गया था, उसका नाम था कैपिटल लोकल एरिया बैंक जालंधर। वर्तमान में भारत में या 2024 में भारत में कुल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नाम याद रखना नहीं है, इनके नाम रखने की कोई जरूरत नहीं, ना पेमेंट बैंक के नाम रखने हैं ना इनके नाम रखने, हमें केवल राष्ट्रीय बैंकों के नाम याद रखने हैं। चाहो तो इनके नाम याद रख सकते हो। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर पंजाब, इसका टैगलाइन है विश्वास से विकास तक। खैर हमें इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनकी स्थापना की है सरबजीत सिंह समरा ने। पहला पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि ये पहला है इसलिए इतनी डिटेल याद रख सकते हो, और जिन लोगों को ज्यादा याद हो सकता है वो पूरी डिटेल याद रख लो। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना की पीएन वासुदेव ने, चेन्नई तमिलनाडु का बैंक है, और ये इसका बैंक है। इसका टैगलाइन ही इतना अच्छा है कि ये ऐसे ही याद रह जाएगा। इसका टैगलाइन है मजेदार बैंक। क्या ना टैगलाइन है, यह मजेदार बैंकिंग है, याद रखना, ये इसका टैगलाइन है। बहुत ही बड़ा आसान सा टैगलाइन है। तीसरा उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के नाम से खुला, इसकी स्थापना की गोविंद सिंह ने, और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश का है। इसका टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता, याद रख लेना। चौथा है सूर्योदय के नाम से, इसकी स्थापना की भास्कर बाबू ने, और ये मुंबई का है। इसका जो टैगलाइन है मुस्कुराहट का एक बैंक। उज्जीवन नाम से एक बैंक है जिसकी स्थापना इतिरिसा डेविस ने की, और ये बेंगलुरु और कर्नाटक का बैंक है। इसका टैगलाइन है भरोसा आपके भरोसे पर। एक है ESF नाम का स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना के पॉल थॉमस ने की जो केरल का है, और बैंकिंग की खुशियां, ये इसका टैगलाइन है। ऐसे ही 6 और है, देखिए टोटल 12 है, 6 हमने देख लिए। सातवां AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी आप रोड पे निकलोगे तो दिख जाएगा आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके संस्थापक है संजय अग्रवाल, जयपुर का बैंक है, और इसका टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। अगला है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना की राजीव यादव ने। इसकी जो मूल ब्रांच है, शुरुआत जो है बेंगलुरु से हुई, और इसका टैगलाइन है अधिक पर बैंकिंग, याद रखना। उत्तर पूर्व लघु बैंकिंग, इसकी स्थापना की रूपाली कलिता ने। ये असम और गुवाहाटी या उत्तर पूर्व का बैंक है, और इसका टैगलाइन है आपका डोर स्टेप बैंक। ऐसे ही जना स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यूनिटी स्मॉल बैंक, और भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कुल मिला के भारत में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्तमान में चल रहे हैं जो लोन देने का काम करते हैं, ये याद रख लेना। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वाणिज्यिक बैंक पढ़ लिया, पेमेंट बैंक पढ़ लिया, और तीसरा पढ़ लिया हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं RRB अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने हटा दिया। इसीलिए मैंने पेमेंट बैंक के टाइम पे बोल दिया कि इनकी लिस्ट याद मत करो, मैंने उसके नाम तक नहीं बोले, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम भी याद नहीं रखने, लेकिन थोड़ी डिटेल याद हो कि ये क्या होते हैं। M नरसिम्हा राव समिति बनी थी 1975 में। कब बनी थी? 1975 में। देखो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हमने 1975 में गरीबी हटाओ का नारा दिया और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर फोकस किया, और उसी प्रयास में एक अलग प्रकार के बैंक भारत में खोले गए जिनका नाम था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनको हम शॉर्टकट में RRB
रीजनल रूरल बैंक के नाम से जानते हैं। तो कहानी क्या है, 1975 में नरसिम्हा राव समिति बनी और नरसिम्हा राव समिति कहती है कि हमारे गांव में तो बैंक ही नहीं है, जबकि भारत की 70% आबादी तो गांव में रहती है, तो हमें कुछ ऐसे बैंक खोलने चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक के नाम से जाने जाए, उनका नाम भी ग्रामीण हो और उनकी ब्रांच भी ग्रामीण क्षेत्र में खुले। इसीलिए इनकी अनुशंसा पर एक कानून बना दिया गया संसद ने, आरबीआई अधिनियम, आरआरबी अधिनियम 1975। याद रखना कानून का नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1975। क्या नाम है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1975। इस कानून के तहत हमने भारत में कुछ नए बैंक स्थापित किए। पहले नंबर पे पहले आरआरबी, पहला जो आरआरबी है वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 को बनाया गया या स्थापित किया गया, प्रथम ग्रामीण बैंक के नाम से, याद रख लेना। 1976 में 5 और बना दिए गए और फिर बहुत तेजी से इनकी संख्या बढ़ने लगी। 1980 में इनकी संख्या 85 हो गई, 85 में इनकी संख्या 180 हो गई, 1990 में इनकी संख्या 190 हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे लगभग 200 के आसपास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में स्थापित कर दिए गए। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें 3 पार्टनर्स होते हैं, याद रखना इसमें 3 पार्टनर्स होते हैं। और 3 पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है भारत की सरकार। कौन होता है, भारत की सरकार। अब भारत की सरकार इसमें 50% हिस्सेदारी रखती है। दूसरा होता है प्रायोजक बैंक। प्रायोजक बैंक, प्रायोजक बैंक क्या होता है, ऐसा बैंक जो शुरुआत में इसको खोलने में मदद करता है, वो प्रायोजक बैंक, उसकी हिस्सेदारी इसमें रहती है 35%। और तीसरा होता है राज्य की सरकार, जिस राज्य में खोले जाते हैं उसकी हिस्सेदारी होती है 15%। तो इस प्रकार 3 अलग अलग अनुपात में 3 संस्थाएं मिलकर एक नए बैंक बना दिए, जिनको हमने कहा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आपने समझ लिया कि पहले एक खोला 75 में, 79 तक हमने 80 तक इनकी संख्या 180 हो गई, 90 तक 190 हो गई, वो 200 के आसपास इनकी कुल संख्या हो चुकी थी। अब हम क्या करते हैं, इनका विलय करवा देते हैं। तो इनका विलय कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। 2006 में हमने बैंकिंग एकीकरण का कानून लागू किया, तो एकीकरण के कारण इनकी संख्या 133 हो गई, घट गई, क्योंकि सब बैंकों को मिला मिलाकर एक बना दिया जा रहा है। फिर 2021 में हमने फिर से बैंकिंग एकीकरण किया और इनकी संख्या केवल 43 हो गई, 43। ध्यान से सुनो, देखो स्थापना हुई 1975 में, 1980 में पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या हो गई 85, 1985 तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या हो गई 180, 1990 तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या हो गई 190। संख्या तो लगभग 200 और हो गई, मतलब कुल 200 संख्या हो गई। अब कम करते हैं। सबसे पहले 2006 में बैंकिंग एकीकरण किया यूपीए सरकार ने और इन 200 बैंकों को घटा करके संख्या कर दी 133। क्यों, क्योंकि 2 बैंकों को मिला मिलाकर एक बना दिया। अब 2021 में हमने फिर से बैंकिंग एकीकरण किया और इनकी संख्या घटकर हो गई 43। वर्तमान में कितने आरआरबी प्रचलन में है, वर्तमान में 43 आरआरबी प्रचलन में है, ये याद रख लेना। तो वर्तमान में इनकी संख्या 43 है। आरआरबी वित्तीय संस्थानों जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती। ध्यान से सुन लो, आरआरबी का नाम ही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो गांव की जो जरूरतें हैं, खेती से संबंधित जो जरूरतें हैं, क्षेत्रीय स्तर की जो जरूरतें हैं, उनके लिए लोन उपलब्ध कराने और गांव वालों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए काम करती है आरआरबी। ये याद रख लेना। आरआरबी भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड, इन 2 संस्थाओं द्वारा नियमित होती है। याद रखना, आरआरबी का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, 2 संस्थाओं द्वारा। एक आरआरबी का नियमन आरबीआई करती है और नाबार्ड भी करती है, क्योंकि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र में लोन देने वाली संस्था है, तो वो भी इसका नियमन करेगी। तो अब हमने इस पूरे लेक्चर में क्या पढ़ लिया, सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक पढ़ा, फिर पेमेंट बैंक पढ़ा, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा और फिर हमने पढ़ा लास्ट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखो इस लेक्चर में मैं सारी वैरायटी के वाणिज्यिक बैंक आपको पढ़ा चुका हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इनको सीधे से नोट डाउन करो या अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में इनमें से 2 प्रश्न जरूर आने हैं, या इस आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक वाले टॉपिक से 2 प्रश्न जरूर आएंगे, ये पक्का है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। हमने इस टॉपिक में ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो हमें पढ़ना चाहिए था लेकिन हमने नहीं पढ़ा हो। इसको पढ़ने के बाद आपका टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा।
और दूसरी बात कि अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपको लगता है कि हाँ हमने अच्छे से इस वीडियो को बनाया, समझाया, आपको अच्छा नॉलेज दिया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है। दूसरा पॉइंट कि पीडीएफ कब मिलेगा, ये प्रश्न हर आदमी की जुबान पे है। देखो पीडीएफ अभी तक जो टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उनका आज मिल जाएगा, और जो बचे हुए टॉपिक है उनका जल्दी ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे उन लोगों तक शेयर करें जो निशुल्क शिक्षा के प्रार्थी हैं या जिनको जरूरत है कि निशुल्क शिक्षा मिले। आप सब लोगों का ये जिम्मेदारी भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है, इसे जरूर निभाएं। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का विशेष रूप से धन्यवाद।